तो सबसे पहले ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम लोग देखेंगे कि एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग उसमें उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस होती है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। और इसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर जो बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहले क्या होता है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तुम्हारा फ्लावरिंग प्लांट्स का। और ये क्या करता है? कंटेन्स वॉल ऑफ स्टेमेंस, ठीक है। अब स्टेमेंस किस चीज से बने होते हैं? स्टेमन जो हमारा होता है वो बना होता है फिलामेंट और एंथर से, ठीक। और एक दूसरा ऑर्गन भी होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में जिसको हम लोग गाइनोशियम बोलते हैं। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल वॉल। फीमेल। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्टैमेन की। तो स्टैमेन क्या होता है हमारा? स्टैमेन एक फिलामेंट होता है जो कि जिसको हम लोग लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक भी बोल सकते हैं। और एक दूसरा पार्ट होता है एंथर, ठीक है। एंथर क्या होता है? टर्मिनल होता है और जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। तो ये हो गया हमारा एंड्रोशियम एंड्रोशियम, ठीक है। उसके हम्म। बाद में आएंगे फिर जो तुम्हारा प्रोक्सिमल एंड होता है ना फिलामेंट का, वो कहाँ पे अटैच होता है? वो थैलेमस या फिर हाँ। पेटल ऑफ फ्लावर पे अटैच्ड रहेगा, ठीक है। तुम्हारा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ रहे थे तो उसमें एंड्रोशियम की बात कर ले रहे हैं। तो एंड्रोशियम में क्या कहते हैं, तुम्हारा स्टैमेन स्टैमेन और स्टैमेन होता है। और स्टैमेन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। एंथर कैसा हमने बताया, जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर है। और हमारा जो क्या कहते हैं फिलामेंट है, फिलामेंट का जो प्रोक्सिमल एंड होता है ना वो थैलेमस से अटैच होता है, या फिर जिसको हम लोग पेटल ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। फिर आता है तुम्हारा जो हम लोग का टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर होता है, वो कैसा होता है? डाइथिकस। वो बाइलोब्ड। बाइलोब्ड होता है, हाँ बाइलोब्ड होता है। और हर एक लोब के अंदर कितने, दो थीका होते हैं, दैट इज डाइथिकस, ठीक है। तो ये याद रखना है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, दैट इज डाइथिकस। फिर आएगा तुम्हारा, हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे अगर एंथर का, तो क्या होता है उसका बाइलोब नेचर बहुत डिस्टिंक्ट होता है उसमें। और हमारा एंथर कैसा होता है? फोर साइडेड होता है, जिसको हम लोग टेट्रागोनल भी टेट्रागोनल। बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है? फोर माइक्रोस्पोरेंजिया चार प्रेजेंट होंगे। हाँ, चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे हर एक कॉर्नर पे, कॉर्नर पे। मतलब कि हर लोब के अंदर दो। दो, हाँ, ठीक है। दो। दो ही नीचे लोग, हम्म, हाँ। ठीक है। अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है तुम्हारा वो डेवलप करके क्या बनाता है फर्दर? पॉलन सैक्स बना पोलन लेगा, सैक। ठीक है। और पॉलन सेक्स जो होते हैं ना वो तुम्हारा जो तुम्हारा हम लोग का एंथर है ना उसके अंदर भरे रहेंगे बहुत सारे लॉन्गिट्यूडली पूरे। और पॉलन सैक्स डेवलप होते हैं तो उसके अंदर से क्या मिलता है हम लोगों को? पॉलन ग्रेन्स, ग्रेन। ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिया है? सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंड्रोशियम के बारे में। तो एंड्रोशियम क्या होता है? कंटेंट्स वॉल ऑफ स्टेमेंस। और स्टेमेन क्या होता है? स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट कैसा होता है? लॉन्ग और स्लेंडर स्टॉक। एंथर टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। फिर बात करते हैं हम लोग जो प्रॉक्सिमल एंड होता है ना फिलामेंट का, वो थैलेमस से अटैच रहता है, जिसको हम लोग पेटल ऑफ फ्लावर भी बोलते हैं। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता था? बाइलोब्ड, ठीक है। और हर एक हम्म। लोब के अंदर कितने थी का? दो तीका। दो थी का। दो। ओके। और दो। जो तुम्हारे ट्रांसवर्स सेक्शन है एंथर का, ठीक है, भैया आपका ट्रांसवर्स वॉइस सेक्शन लैग हो जो एंथर रहा का है। आता है उसमें क्या होता है? हाँ, वॉइस वॉइस लैग हो रहा है क्या? हाँ। थोड़ा सा हो रहा वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वापस से सुन लेना, ठीक है। बायलूम नेचर बहुत डिस्टिंक्ट होता है ट्रांसवर्स सेक्शन में, ठीक है। एंथर हमारा फोर साइडेड या फिर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारे चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। और हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है तुम्हारा। और है। इसका मतलब क्या हो गया? दो, हर हर लोब में कितने होंगे? दो, ठीक है। और ये डेवलप करके ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करके क्या बनाते हैं? ये पोलन सैक्स। राइट, पॉलन सैक्स बना लेंगे। और ये एक्सटेंड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली पूरे पूरे लेंथ में एंथर के। और भैया आपका वॉइस बहुत ज्यादा लैग कर रहा है। वॉइस लैग हो रहा है, एक मिनट रुकना, ठीक। मेरे साइड तो ठीक है, मतलब इंटरनेट का कोई इशू होगा तुम्हारा।
इस मेरी वॉइस आ रही है अभी? हाँ भैया। सही आ रही है मुझे। अभी अभी क्लियर आ रही है ना? हाँ, आ रही है। चलो ठीक है। अब हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया क्या कर रहा था, डेवलप करके पॉलन सैक्स बना ले रहा था, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया हम्म डेवलप करके क्या बनाता है, पॉलन सैक्स। और पॉलन सैक्स पॉलन सैक्स के अंदर क्या होते हैं? पोलन पोलन ग्रेन। ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। अब इनको बनाने के लिए हम लोग इतना ड्रामा कर रहे थे, ठीक। अब यहाँ तक पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो वो कैसा दिखता है, सर्कुलर दिखेगा, ठीक है। सर्कुलर। और उसके अंदर चार वॉल लेयर्स होती हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो कौन कौन सी वो लेयर्स होती हैं, देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और मिडल लेयर। टेपेटम, एपिडर्म। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम में कौन कौन सी लेयर है, चार बताना तो। एपिडर्मिस, हम्म एंडोथीसियम, मिडिल लेयर हम्म और टेपेटम। टैपेटम, ठीक है। ये जो तुम्हारी मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, जो स्टार्टिंग की तीन लेयर्स हैं, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन और डेhiscence के टाइम पे ये यूज में आती हैं। वाइल जो टैपेटम होता है ना, उसका काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, ठीक है। हम्म अब देखो, हम देखेंगे अब सेल्स ऑफ टेपेटम कैसे होते हैं। जो सेल्स ऑफ टेपेटम होते हैं वो पजेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन के। कोई पूछेगा टेपेटम टेपेटम क्या कहते हैं, यूनि न्यूक्लिएट है या मल्टी न्यूक्लिएट, तो आंसर क्या जाएगा, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। उसके बाद आता चेंज है करते तुम्हारा हैं। हमारा जो यंग एंथर होता है, होमोजेनस सेल्स होते हैं उसके अंदर, जिनको हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। वो प्रेजेंट रहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे, ठीक है। जब हमारा क्या कहते हैं, एंथर यंग होगा तो मतलब है कि हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया भी यंग होगी। तो उस टाइम पे यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता है ये लेयर्स का, और उसके अंदर तुम्हारे स्पोरोजेनस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ना कि ये तुम्हारे जो चार लेयर्स बताई थी वो। और स्पोरोजेनस टिश्यूज से ही बाद में लेयर्स और क्या कहते हैं तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स वगैरह सब बनते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, बता सकता है कोई? जब एक सेल डिफरेंशिएट करके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाता है, पोलन मदर सेल, देखो, उसके बाद जब हमारा मियोसिस देखो, होता है। हम लोगों के पास क्या होता है, हमने अभी क्या बताया था, स्पोरोजेनस टिश्यू की बात की थी ना हमने अभी, जब यंग एंथर होता है तो यंग एंथर के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसके बाद में उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर होती है मियोसिस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी। और उससे हमारा क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राट। देखो 11th में पढ़ा है कि नहीं, मियोसिस से कोई भी सेल का अगर मियोसिस कराते हैं तो चार सेल्स मिलते हैं लास्ट में, है ना। हम्म और जिस हम्म सेल की मेयोसिस कराते हैं उसकी प्लॉइड 2n होती थी। और बाद में जो टेट्राड मिलता था उनके जितने भी चार के चारों सेल कैसे होते थे, एन प्लॉइड एन रह जाती थी ना, अपलोड होता था। हैप्लॉइड हो जाते थे, वही प्लॉइड एन हो जाएगी। तो इसी वजह से उसको रिडक्शन डिवीजन या फिर मेयोसिस बोलते थे। तो यहाँ पे भी स्पोरोजेनस टिश्यू की मेयोसिस होती है और वहां से बनते हैं हमारे माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब क्या आएगा, फॉर्मेशन होता है जो माइक्रोस्पोर्स का पॉलन मदर सेल से वाया मायोसिस। इसको भी मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर डेफिनेशन लिखनी हो पेपर में तो क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल वाया मायोस वाया मायोसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। फिर आएगा, जो हमारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं और अरेंज हो जाते हैं चार चार के क्लस्टर में, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर क्लस्टर टेट्राड। में। उसको माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, एंथर जब मैच्योर करेगा तो वो मैच्योर करेगा, उसके बाद उसका डिहाइड्रेशन होगा। और जो तुम्हारा माइक्रोस्पोर थे एक दूसरे से जुड़े हुए टेट्राड थे बहुत सारे, वो डिसोसिएट कर जाएंगे एक दूसरे से और क्या करेंगे, डेवलप कर जाएंगे पॉलन ग्रेन्स में, जिसको हम लोग ग्रेन्स क्या में। बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट में। अब पॉलन ग्रेन की कुछ बात कर लेते हैं। पॉलन ग्रेन का हमारा साइज क्या होता है, उसका डायमीटर जो होता है 25 to 50 हाँ माइक्रोमीटर। 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। और इसके पास दो लेयर्ड वॉल होती है। आउटर जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है, एक स्पोरोपोलर। और स्पोरोपोलेनिन से स्पोरोपोलर। बनी होती है। और उसका नाम क्या होता है, एक्साइन। और हमारी जो एक्साइन। इनर वॉल होती है वो उसका नाम होता है एंटाइन। और इसको लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये याद रखना, अगर पेपर में आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये बना होता है थिन कॉन्टिन्यूअस लेयर सेल, जो कि होती है सेलुलोज और सेलुलोज पेक्टिन की, पेक्टिन। राइट। और हाँ। हमारा जो एक्साइन होता है उसके ऊपर एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो होता है एब्सेंट होता है, उसको हम लोग जर्मपोर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि
जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट रहती है वहां से हम लोग एयर और वाटर वगैरह जा सकता है, क्योंकि स्पोरोपोलिन क्या होता है, बहुत ही हार्ड और हार्ड मटेरियल होता है जिसको रेजिस्टेंट अभी होता है तक, प्लांट से। हाँ अभी तक क्या कहते हैं, कोई ऐसा नॉन क्या कहते हैं ऑर्गेनिक एंजाइम या फिर कोई मटेरियल नहीं मिला है जो इसको डिस्ट्रॉय कर सके। इस वजह से हमारे सीड का हमारे क्या कहते हैं जो पॉलन ग्रेन रहेगा उसमें से अगर जर्मिनेशन वगैरह करवाना रहेगा, इस वजह से जर्म पोर होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब हम अब बात करेंगे जब हमारा पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो वो एक दो सेल्ड स्टेज में होता है, जिसमें एक सेल होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जेनरेटिव सेल, ठीक है। और 60% एंजियोस्पर्म्स में इसी स्टेज में हमारे क्या कहते हैं पॉलन ग्रेन्स सेट हो जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं। उसके बाद में बाकी जो 40% होते हैं उसमें थ्री सेल स्टेज होती है जहां पे हमारा जनरेटिव सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेंगे इसमें से मैच्योर पॉलन ग्रेन में जो होता है वेजिटेटिव सेल, वो कैसा होता है, तो वो कैसा होता है इरेगुलर शेप का, वो जो होता है तुम्हारा बहुत बड़ा होता है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है कैसा होता है इरेगुलर शेप्ड का होता है। अब आता है कि जनरेटिव सेल की, जनरेटिव सेल कैसा होता है स्मॉल शेप्ड होता है, स्मॉल साइज का होता है, और इसका जो शेप होता है कैसा होता है स्पिंडल शेप का होता है, और ये कहाँ फ्लोट करेगा वेजिटेटिव सेल के अंदर, ठीक है। अच्छा, वेजिटेटिव सेल बड़ा किस लिए होता है? क्योंकि वो न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड। हाँ, क्योंकि उसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेंगे हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉलन पॉलन एलर्जी नाम की एक चीज होती है। तो क्या होता है इसमें कुछ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं कुछ लोगों को, पॉलन जिनको पॉलन से एलर्जी होती है, और वो क्रोनिक डिसऑर्डर्स कौन कौन से थे, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। ठीक है। इसका पॉलन एलर्जी करवाने का एक एग्जांपल होता है पार्थिनियम या फिर कैरेट ग्रास जिसको बोलते हैं। फिर आएगा पॉलन ग्रेन जो होता है तुम्हारे रिच होते, पॉलन ग्रेन किस में होते हैं, फिर अब बात आएगी पॉलन ग्रेन के कुछ एक यूजेस। तो रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, और फॉरेन में तो बहुत सारे लोग उनको एज अ सप्लीमेंट भी यूज कर रहे हैं, जो एथलीट्स और हॉर्सेस को भी देते हैं लोग, ठीक है, जिससे उनका स्टेमिना वगैरह बढ़ सके। फिर आएगा पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी पीरियड। तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिनमें पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी पीरियड बहुत कम है, जैसे कि राइस और व्हीट है, इनमें पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट तक रहती है। वहीं पर कुछ एक क्या कहते हैं फैमिलीज हैं जैसे कि रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलोनेसी, यहाँ पे पॉलन ग्रेन की इसलिए वायबिलिटी मंथ्स तक रहती है, ठीक है। फिर एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, माइनस -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसको हम लोग क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन याद रख सकते हो। क्या फिर यहाँ, ठीक है, स्पर्म यही वगैरह एग वगैरह भी चीज होता है। यहाँ तक हम लोगों ने अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर लिया है, ठीक है, फ्लावरिंग भैया प्लांट्स का। जो बोला था हाँ, ना नाइट्रोजन प्रिजर्वेशन, उसका नाम क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्व। मैं नोट्स भेज दूंगा अभी ग्रुप पे, वहां से तुम लोग देख सकते हो फिर बाद में। अब आएगा गायनोसियम। गायनोसियम बोले तो क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गायनोसियम, गायनोसियम में क्या हो सकता है, देखो अब गायनोसियम किस चीज से बना होता है, इसके अंदर पिस्टिल होती है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या आती है, या तो सिंगल पिस्टिल हो सकती है या फिर बहुत सारी पिस्टिल्स भी हो सकती हैं एक फ्लावर में, ठीक है। अगर फ्लावर के अंदर सिंगल पिस्टिल है तो उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलेट। हाँ राइट, मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी बोलेंगे। और अगर बहुत सारी हैं तो उसको मल्टी कार्पेलरी मल्टी बोलेंगे, ठीक कार्पेल। है। अब मल्टी कार्पेलरी में दो कंडीशंस आ जाती हैं, अगर हमारे क्या कहते हैं पिस्टिल्स फ्यूज हो गए एक दूसरे से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनकार्पस। सिन सिनकार्पस। कार्पस कंडीशन, ठीक है। और वहीं पे अगर फ्री होंगे तो हम लोग उसको एपोकार्पस कंडीशन बोलेंगे, एपोकार्पस। ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे पिस्टिल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमारा पिस्टिल जो होता है तीन पार्ट से बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। जैसे कि हमारा स्टैमेन किससे बना हुआ था, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट आंथर। फिलामेंट और एंथर से, वैसे हमारा पिस्टिल किससे बना है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से। अब स्टिग्मा क्या होता है, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन्स के लिए। स्टाइल क्या होता है, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट होता है जो कि स्टिग्मा के नीचे प्रेजेंट होता है। फिर आएगा ओवरी। ओवरी क्या होता है, बेसल बर्ज्ड पार्ट कंटेनिंग ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारा ओवरी कैसा होता है, फूला हुआ होता है ना, बेसल बर्ज्ड,
मतलब थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट होता है जो जिसके अंदर हमारी ओवेरियन ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब लोक्यूल एक टाइप की कैविटी हो गई, ठीक है। अब उस कैविटी के अंदर हमारा प्लेसेंटा प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ठीक है, प्लेसेंटा किसके अंदर प्रेजेंट होगा? लोक्यूल के अंदर। अब यहाँ से समझो, बहुत ध्यान से समझना, ठीक। हम लोगों ने ओवरी उठाई, ओवरी के अंदर हमारी ओवेरियन कैविटी थी, उसके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट है, और प्लेसेंटा से हमारा मेगा स्पोर अराइज करेगा, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? ओव्यूल भी बोलते हैं। मेगा स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओव्यूल। मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं ना। हाँ, मेगास्पोर या मेगास्पोरेंजियम बोल लो, उसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ओव्यूल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन आ गई एक और। अब प्लेसेंटा के हमारा क्या कहते हैं, लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट था, प्लेसेंटा से हमारा ओव्यूल जुड़ा हुआ था। अब ऐसी कंडीशन आती है कि कुछ एक ओवरीज में सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और कुछ एक ओवरी ऐसी होती है जिनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वन ओव्यूल पर ओवरी वाले एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? व्हीट, पैडी एंड मैंगो। फिर आएगा ऐसी कौन सी क्या कहते हैं ओवरीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड। हम लोगों ने देखा है ना, कभी पपीता काट के देखो तो उसके अंदर बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं ना। भाई तो ये जब टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो फिर ये सीरीज कैसे चलाओगे? भाई चैप्टर हो जाए उसके बाद ये सब डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अ, ठीक, वैसे मैंने डाल दिया व्हाट्सएप का लिंक। फिर आएगा तुम्हारा ओव्यूल जो होता है तुम्हारा, ओव्यूल हमारा अटैच रहता है प्लेसेंटा से बाय मीन्स ऑफ स्टॉक। अब उस स्टॉक का नाम होता है फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल। राइट ना। अब हमने क्या पढ़ा अभी कि हम लोगों ने देखा कि प्लेसेंटा से ओव्यूल अटैच्ड तो रहता है। अब वहां पे जो अटैच्ड होता है वो वो एक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग स्टॉक या फिर फ्यूनिकल, ठीक। फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल, अब एक चीज और देखो, ओव्यूल की जो बॉडी होती है वो फ्यूनिकल से कहाँ पे फ्यूज करती है? उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइलम। हाइलम। माइक्रोपाइल। राइट। नहीं ओ नहीं नहीं, सॉरी, हाँ हाइलम हाइलम। बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हाइलम। अब हाइलम को के लिए एक डेफिनेशन और बोली जा सकती है। हाइलम रिप्रेजेंट्स जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम रिप्रेजेंट्स जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। फिर आएगा तुम्हारा इंटेगुमेंट्स नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग अभी ओव्यूल की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे ओव्यूल के पास में एक स्ट्रक्चर होता है इंटेगुमेंट, जो कि प्रोटेक्टिव एनवलप होते हैं हमारे ओव्यूल्स के। वो ओव्यूल को क्या कहते हैं, घेर के रखते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में नहीं होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इट इंसर्कल्स द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग नोन एज माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज। ठीक, अब तुम्हारा माइक्रोपाइल आएगा, क्या करता है, ये जो तुम्हारा इंटेगुमेंट है ये इंसर्कल करके रखेगा न्यूक्लियस को। कहाँ पे? सिर्फ माइक्रोपाइल नाम की एक टिप होती है वहां छोड़ के, बाकी पूरे न्यूक्लियस को ये कवर करके रखेंगे इंटेगुमेंट्स, ठीक है। अब अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार हम ओव्यूल की बात कर रहे थे, ये न्यूक्लियस क्या चीज है? तो न्यूक्लियस एक टाइप का टिश्यू होता है जिसके अंदर हमारा ओव्यूल सिचुएटेड रहता है, और उस न्यूक्लियस को इंटेगुमेंट कवर करके रखता है, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा एक, हम लोगों ने माइक्रोपाइल समझ लिया कहाँ पे था। अब माइक्रोपाइल के ही अपोजिट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग चैलाजा बोलते हैं, जो कि हमारा रिप्रेजेंट करता है बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के निचले हिस्से को कौन रिप्रेजेंट करता है? चलाजा, ठीक है। चलो जिसको हम लोग वो भी चलाजा लैंड भी बोलते हैं। अनाट्रोपस वाले में, बस अनाट्रोपस वाले में, हाँ, क्योंकि और अभी चार अभी पांच टाइप के भी आगे है ना। आएगा ये सारा कुछ, ठीक है। इसको याद रखना कि बेसल कौन सा है और अपर कौन सा है। तो माइक्रोपाइल ऊपर का पार्ट हो गया, चलाजा लैंड नीचे का हो गया। अब आएगा न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स होता है विच हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट इन इट, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है? मास ऑफ सेल्स होता है जो जिसके अंदर बहुत सारा फूड मटेरियल भरा रहता है। फिर आएगा जो ये क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। हाँ रुको, जो तुम्हारा एम्ब्रोसियक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड रहता है। ये पहले ही बता चुका हूँ, वापस रिपीट कर दिया। फिर आएगा तुम्हारा, हमारा जो एक ओव्यूल होता है ना, जनरली क्या होता है उसके अंदर? एन ओव्यूल जनरली है सिंगल एम्ब्रोसैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। जनरली क्या होता है तुम्हारा, एक ओव्यूल के अंदर सिंगल एम्ब्रोसैक होता है, और जो एम्ब्रोसैक बनता किससे? मेगास्पोर से, ठीक। अब आएगा मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर हाँ, मदर सेल।
सही है। तो मेगा, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, वैसे यहाँ पे अब मेगास्पोरोजेनेसिस भी होती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल जो होती है उसमें होती है मेयोसिस। अब मेयोसिस होने के बाद कितने सेल फॉर्म होते हैं? 4। 4 सेल फॉर्म होते हैं। तो अब ये क्या बनाएगा, 4 मेगास्पोर्स बनाएगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि वहां पे तो चार के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड में चार के चारों जिंदा थे, ठीक है, और चारों क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन बना रहे थे लास्ट में। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या होता है कि 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक फंक्शनल बचता है, बाकी 3 क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते डिजेनरेट। हैं। ठीक है। अब ये होता कहाँ पे, जनरली ये जो मेगास्पोरोजेनेसिस होती है वो माइक्रोपाइलर रीजन पे होती है ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या होती है, लार्ज सेल होता है कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। क्या कह रहा है कि जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो एक बहुत बड़ा सेल होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है और न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट होता है। अब देखो जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो डेवलप कर जाएगा किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। नहीं। फीमेल गैमेटोफाइट को हाँ। हम लोग एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब देखो, क्योंकि हमारे 3 डीजेनरेट कर जा रहे थे, सिर्फ एक फंक्शनल था ना, तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो बच रहा है, बाकी 3 डीजेनरेट कर जा रहे हैं, और इस मेथड को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक। अब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन देखते हैं कैसे होता है। तो हमारा जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके पास एक न्यूक्लियस था, ठीक है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो कि अब देखो यहाँ पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन को और क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होंगे जो कि स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होंगे। फ्री न्यूक्लियर बोले तो जो क्या कहते हैं, सेल वॉल वगैरह होते हैं, लेयर्स, वो नहीं फॉर्म होगी, सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले एक डिवीजन होगा, तो एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 2, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है। फिर दो सीक्वेंशियल न्यूक्लियर डिवीजन और होंगे, जहां से क्या होगा, 2 से 4 न्यूक्लियस, और फिर 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब जब ये 8 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर बन गए हैं, ठीक है, अब यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब पहले सेल्स क्या करेंगे, ग्रुप में बढ़ जाएंगे। तो हमारे 3 सेल होंगे जो माइक्रोपाइलर रीजन पे जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे, और ये क्या बनाएंगे, हमारा एग एपरेटस। तो क्वेश्चन आएगा, अगर हमारा एग एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आंसर होगा माइक्रोपाइलर एंड पे। और दूसरा, माइक्रोपाइलर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो तुम्हारा एग एपरेटस होता है वो बना किससे है। तो एग एपरेटस के अंदर हमारे 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक। हमारे 3 न्यूक्लियस एक जगह पे हो गए। अब बचे हुए कितने, 5 न्यूक्लियस, कितने, 5 न्यूक्लियस और बचे हैं ना। अब हाँ देखो 5। सब अब उन पांचों ये का, 8 न्यूक्लियस होता है ना। हाँ। हाँ, तो तीन तीन को हमने फिक्स कर दिया, 5 बच्चे हैं, उनको देखो कहाँ पे बिठाना है। 3 हमारे क्या करेंगे, चलाजल एंड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो मान लो कोई घर था, घर में क्या किया गया, 2 लड़के थे मान लो, एक का नाम था माइक्रोपाइल, दूसरे का नाम था चलाजा। तो दोनों के बीच में 3-3 दे दिए गए, और 2 चीजें बचा दी गई हैं पापा के लिए, मतलब पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स मान लो होता है ना, कुछ फैमिलीज में बंटवारा कर देते हैं। तो यही चीज हुई यहाँ पे कि हम्म। भैया 3 मैंने माइक्रोपाइल को दे दिए, 3 हमने चलाजा को दे दिए, ठीक है। और चलाजा पे जो 3 सेल्स थे उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स, ठीक। एंटीपोडल्स। अब हमारे छह छह क्या कहते हैं, हमने दे दिए हैं। अब बचे हमारे 2, वो जो 2 न्यूक्लियस थे हम लोग उनको सेंट्रल सेल के अंदर ही रहने देते हैं, बीच में, और उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, पोलर पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। इस तरीके से अब हमारा जो एम्ब्रियो सैक था वो कैसा हो गया, कितने सेल्स फॉर्म हो गए टोटल, 8 हो गए। सेल्स कितने फॉर्म फिर हुए, से 8 7 कैसे हो गए, 7 7 7 हो गए ना। 7 देखो 7 7 सेल। देखो मैं बता रहा हूँ, 3 चलाजल के एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड सेल्स, एक एक्स सेल और एक सेंट्रल सेल, तो टोटल हो गए 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने हमारे, 8, ठीक है। अब बात आएगी, एक स्ट्रक्चर होता है फिलीफॉर्म एपरेटस नाम का। अब वो क्या चाहिए होता है, तो क्या होता है, वो एक टाइप की स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है माइक्रोपाइलर टिप पे सिनर्जिड्स के, ठीक है। तो क्या हो गया, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है, एक स्पेशल सेलुलर टेक्निक है माइक्रोपाइलर टिप पे सिनर्जिड्स के, और जिसका काम क्या होता है, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलन ट्यूब गाइडिंग टू सिनर्जिड। ये क्या करता है फिलीफॉर्म एपरेटस, हमारा जब पॉलन ट्यूब आएगी ना, पॉलन ग्रेन से, तो उसको गाइड करता है सिनर्जिड्स तक। कुछ लोग जैसे
अगर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन लगा रहे हो तो उसमें ये लिख देते हैं ना, ऐसे ऑप्शन दे देंगे कि जो तुम्हारा फिलीफॉर्म apparatus है उसका काम क्या होता है, उसमें लिख देंगे विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन पोलन ट्यूब गाइडिंग टू पोलर न्यूक्लियर, या फिर क्या कहते हैं तुम्हारा बोल देंगे एक्सेल। तो ये आंसर गलत हो जाता है क्योंकि ये सिनर्जिस्ट की गाइड करता है, ठीक है। अब आएगा तुम्हारा ये यहाँ पे आकर के हम लोगों ने खत्म कर लिया अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी खत्म हो गया प्लांट का। अब हम लोग बात करेंगे, देखो मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, उसके बाद में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोगों ने माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद में पॉलन ग्रेन बना लिया। इधर हम लोगों ने फीमेल में क्या बना लिया, एम्ब्रियो सैक या फिर मेगास्पोर, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट बना लिया है। अब हम बात करेंगे, देखो हमने इन दोनों को बनाया किस लिए, जिससे हमारा रिप्रोडक्शन हो सके और नया क्या कहते हैं नया सीड फॉर्म हो सके, जिससे हम लोग का नया प्लांट फॉर्म हो सके। तो अब इन दोनों को आपस में मिलाना भी तो पड़ेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिलाएंगे नहीं तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब उसके लिए ट्रांसफर आगे करना की, पड़ेगा पोलन को। हाँ, पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर देखेंगे। तो देखो सबसे पहले कुछ ही कंडीशन समझो, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन्स कैसे कैसे ट्रांसफर हो सकता है, कैसे कैसे रिप्रोडक्शन कर सकता है, उसकी कुछ एक कंडीशंस है। तो सबसे पहले आता है ऑटोगैमी, जहाँ पे क्या होता है पॉलिनेशन विद इन सेम फ्लावर, मतलब हमारा एक फ्लावर लिया हमने और उसी के अंदर हमारा क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो उस कंडीशन पॉलिनेशन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑटोगैमी या फिर ऑटोगैमस फ्लावर बोलेंगे, ठीक है। अब ऑटोगैमस फ्लावर के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ एक एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिए हैं वो कौन कौन से हैं, वायोला, जिसको हम लोग कॉमन पैंसी भी बोलते हैं, ऑक्सैलिस और कॉमेलिनिया, ठीक है। और इनको इन लोगों ने इसलिए भी बताया क्योंकि ये जो तुम्हारे प्लांट्स हैं इनके अंदर दो टाइप के फ्लावर फॉर्म होते हैं, एक होता है चैस्मोगैमस और एक होता है क्लिस्टोगैमस। तो चैस्मोगैमस फ्लावर्स की खासियत ये होती है कि उनके जो एंथर और स्टिग्मा है ना अच्छे से एक्सपोज रहेंगे। कभी भी कोई भी फ्लावर देखो ना तो वो बिल्कुल खुला सा होता है, उसके स्टिग्मा और एंथर वगैरह बाहर ही रहते हैं। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन इनके अंदर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगैमस। इसके अंदर क्या होता है फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है, ठीक है। अब कभी खुलेगा ही नहीं तो उसके जो तुम्हारे क्या कहते हैं ये मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कभी बाहर आएंगे नहीं, लेकिन साथ में हमेशा रहेंगे ना। इस वजह से उनके अंदर एस्योर्ड सीड फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन किससे होता है ये, ऑटोगैमी के थ्रू होता है, ठीक। अब एक और कंडीशन आएगी, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑटोगैमी, ठीक है। अब आएगी दूसरी कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं गाइटेनोगैमी। गाइटेनोगैमी में क्या होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है हमारा एंथर से निकल करके वो स्टिग्मा पे चला जाता है, लेकिन किसके पास, अनदर फ्लावर के पास, सेम लेकिन प्लांट पे कंडीशन क्या है, अनदर फ्लावर पे। प्लांट सेम होगा, ठीक है। अगर हमने हमारा पॉलन ग्रेन उठाया और सेम फ्लावर पे डाल दिया तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी, ठीक है। और अगर हमने पॉलन ग्रेन उठाया और क्या किया हमने दूसरे फ्लावर पे डाला लेकिन वो सेम प्लांट पे प्रेजेंट था, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, गेटनोगैमी। गाइटिनोगैमी, ठीक है। तो अब गाइटिनोगैमी क्या हो गया, फंक्शनली तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, लेकिन वो जेनेटिकली क्या है, सिमिलर टू ऑटोगैमी है ना, क्योंकि सेम प्लांट पे तो भाई साहब एक तरीके से मतलब ऑटोगैमी के तरीके से तो फॉर्म करेगा, क्योंकि दोनों के अल्टीमेटली क्रोमोसोम्स वगैरह तो सेम ही रहेंगे क्योंकि एक ही प्लांट के बने हुए हैं। फिर आएगा फंक्शनली जीनोगैमी, बस क्रॉस पोलिनेशन की तरह। हाँ, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। अब आएगी जीनोगैमी, ये ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में होगा। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, नया मतलब थोड़े थोड़े नए नए वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट से जेनेटिक मिलकर बने, मटेरियल हाँ, एक्सचेंज हो रहा है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होकर के वेरिएशन शो करेगा। अब ये भी हम लोगों ने खत्म कर लिया कि कैसे कैसे हमारा क्या कहते हैं पॉलिनेशन हो सकता है। अब पॉलिनेशन हो सकता है ऐसे ऐसे, तो उसको कराने के पीछे कुछ एक एजेंट्स भी होंगे ना। तो अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है तुम्हारे या तो एबायोटिक या फिर बायोटिक। तो एबायोटिक में हमारे दो एजेंट्स हैं, विंड और नॉन वाटर। लिविंग। हाँ, नॉन लिविंग, एबायोटिक का मतलब ही नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। तो एबायोटिक में विंड और वाटर हो गए। तो विंड क्या होता है, एक मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट है इन कंपेरिजन ऑफ वाटर, ठीक है। अब विंड के लिए क्या क्या अगर हमारा पॉलिनेशन